नहीं चल रहा है। उसको बदल लेना, रेड ले लेना। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग उसी लेक्चर के आगे पढ़ेंगे। जल्दी से सभी लोग अपनी अपनी कॉपी ओपन करके रख लीजिए। जिन बच्चों को नोट्स बनाना हो वो नोट्स ज़रूर बनाते रहें, क्योंकि आगे ये आपके काम आएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, मैंने आपको उस दिन कूलाम्स लॉ पढ़ाया था, उसका वेक्टर फॉर्म बताया था। आज मैं आपको कूलाम्स लॉ यानी कि वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल के बीच में तुलनाएं बताऊंगा कि उनमें क्या समानताएं होती हैं, क्या असमानताएं होती हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, एक तरफ हम लोग वैद्युत बल ले लेंगे और दूसरी तरफ गुरुत्वीय बल ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल, दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों बल आपने क्लास 11th के पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। वहाँ पर सिर्फ आपको जानकारी मिली होगी कि वैद्युत बल का सूत्र होता है F E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, जबकि गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है F G इज इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिमिलरिटीज, समानताएं। यहाँ लिखेंगे हम लोग असमानताएं। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में समानताएं क्या क्या हैं। ये दोनों दूरियों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनमें जो सबसे पहली समानता है वो है F E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, और दूसरी गुरुत्वीय बल में भी यही समानता है F G प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आई कि F E भी डिस्टेंस पर निर्भर करता है और F G भी डिस्टेंस पर ही निर्भर करता है। फिर इसके बाद जो इसकी असमानता है वो ये है, ये इसकी पहली समानता हो गई। अब पहली असमानता देखेंगे कि इसमें पहली असमानता क्या है। वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों ही गुण रखता है। जो वैद्युत बल है आपका वो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों का ही गुण रखता है, यानी कि वैद्युत बल में निगेटिव में रिपल्शन फोर्स होता है, पॉजिटिव में रिपल्शन फोर्स होता है, जबकि निगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। अब देखिए जो इनकी, बेटा सबको दिख रहा है क्लियर? जिसको ना दिख रहा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हेलो बेटा, सबको क्लियर दिख रहा है? इसमें चल नहीं रही हाँ फिर सर वही है।
सर रिसेंट से हटा के चलाइए। बेटा जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आकर तुरंत बताएं। इंटरनेट हट गया। है चल तो रहा है, मैं देखो कहे नहीं चल रहा। बेटा दिख रहा है सभी को? आगे बताया जाए कि इनमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि वैद्युत बल जो होता है वो भी दूरी पर निर्भर करता है, और जो गुरुत्वीय बल होता है वो भी दूरी पर निर्भर करता है। तो आपको दूसरी चीज़ बताई गई है कि जो वैद्युत बल है उसमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों ही गुण पाए जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि इन दोनों में जो समानताएं हैं वो एक ही जैसी होती हैं। हाँ, क्लियर? चलिए आगे देखिए। इसी के जो दूसरी असमानता है वो है आपकी कि जब भी आप देखेंगे कि कोई भी वस्तु हमारी पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पर ये जो गुरुत्वीय बल होता है, यानी जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट फोर्स है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट। और जो आपका वैद्युत बल होता है ये डिपेंडेंट फोर्स है। बात को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा कैसे ये इंडिपेंडेंट है और कैसे ये डिपेंडेंट है। जो आपका गुरुत्वीय बल होता है इसको किसी भी माध्यम से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आप इसे पानी में कोई वस्तु गिराएंगे तब भी वो उतने ही आकर्षण बल से नीचे गिरेगी, हवा में गिराएंगे तब भी वो उतने ही आकर्षण बल से नीचे गिरेगी। लेकिन जो वैद्युत बल होता है इसमें माध्यम का प्रभाव पड़ता है, यानी ये जो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम, ये पूरी तरह से माध्यम पर निर्भर करता है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे निर्भर करता है, तो जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, बाई कंडक्टिंग, बाई इंसुलेटर, बाई फ्रिक्शन। तो जो चालक होते हैं उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण बहुत ही तेजी से दिखाई देगा, लेकिन जो अचालक पदार्थ होते हैं उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण होता है वो केवल और केवल एटम के यानी परमाणुओं के आउटर सेल के कारण डिपेंड करता है। और उसी प्रकार जो आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनमें भी यही काम होता है। जो आउटर सेल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उन्हीं के कारण डिपेंड करता है कि वो पदार्थ कितनी तेजी से किसी को आकर्षित कर सकता है या किसी को प्रतिकर्षित कर सकता है। तो ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फोर्स में समानता क्या होती है। समानता ये है कि ये दोनों दूरियों पर निर्भर करते हैं। मैंने बताया था आपको जो पॉइंट चार्ज होता है उसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता, यानी इनका जो आकार होता है वो दूरियों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर दो छोटे गोले बना लें, यानी कि ये बहुत ही छोटे हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है, तो ये आपको पॉइंट जैसे दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर एक वस्तु कानपुर में रखी हुई है और दूसरी वस्तु इलाहाबाद में रखी हुई है, तो अगर इन दोनों को अंतरिक्ष से देखा जाएगा तो ये हमें पॉइंट जैसे ही दिखेंगे, यानी बहुत ही सूक्ष्म दिखेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी वस्तु का उसके आकार के कारण वैद्युत बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर हो गया इतना? आगे चलें। चलिए इसके आगे चलते हैं, इरेज कर दें इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये इन दोनों में समानताएं थी और असमानताएं थी। अब देखिए कि जो एक वर्ड आया है वैद्युत बल में, मैंने आपको कूलाम्स लॉ पढ़ाया था, F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q Q0 अपॉन R स्क्वायर।
अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन लिखा है, ना कि एप्सिलॉन नॉट लिखा है। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट या तो फ्री स्पेस में रखी हुई है, या तो वैक्यूम में रखी हुई है, और या फिर एयर में रखी हुई है। इन सब का जो वैद्युतशीलता है उनके लिए इनका मान एक कांस्टेंट होता है। इन तीनों स्थानों पर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका मान एक ही रहेगा। ठीक, अब अगर हम इसे यहाँ पर लिख दें एफ नॉट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर आप अलग अलग किताबों में इन्हें देखते हैं कि कहीं पर एप्सिलॉन लिखा होता है, कहीं पर एप्सिलॉन नॉट लिखा होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस उन किताबों के बताने का या समझाने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है, इसलिए कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर किसी बुक में एप्सिलॉन लिखा हुआ है या एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है तो वो दोनों चीज़ें एक ही हैं और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, यानी फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर, और इनके लिए एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का मान सेम होता है। अब देखिए तो कहाँ पर इनका मान डिफ़र करता है। जैसे अगर हम कहें कि एयर के लिए एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एयर के लिए इसका मान, या फिर फ्री स्पेस के लिए, या फिर वैक्यूम के लिए, इसके लिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। फिर अगर इसका दूसरा उदाहरण लिया जाए तो वाटर के लिए ये जो है बेटा एप्सिलॉन का मान, ये किसके लिए है, ये मैंने तीनों चीज़ें लिख दी हैं। ये मान एयर के लिए भी है, और ये मान फ्री स्पेस के लिए भी है, और ये मान वैक्यूम के लिए। जब आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रखनी होगी 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से निकाली हमने, तो ये यूनिट आपके सामने फॉर्मूला दिया हुआ है, F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई जो है यह आपका कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसकी कोई भी यूनिट नहीं ली हुई है। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएं तो ये आ जाता है आपका 1/4 पाई क्यू नॉट अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। तो यहीं से इसकी यूनिट बन जाती है, ऊपर 2 चार्ज हैं तो कूलाम का स्क्वायर, नीचे बल है तो न्यूटन, और दूरी है और दूरी में वर्ग लगा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी एसआई यूनिट है, जिसे आप ध्यान से देख लीजिए कि मैंने इसे किस प्रकार आपके सामने ज्ञात किया है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए एक और चीज़, जैसे अगर पानी के लिए कभी पूछे, वाटर के लिए अगर एप्सिलॉन नॉट का मान कहा जाए तो क्या होता है, वाटर के लिए सभी के सामने मैं उनके मान लिख रहा हूँ। जैसे मैंने ये हेडिंग डाली हुई है एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम, तो इसके लिए एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घाते -12। फिर अगर वाटर के लिए कहा जाए तो वाटर के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 7.12 गुणे 10 की घाते -10, 7.12 गुणे 10 की घाते -10, और ये यूनिट आपकी सेम रहेगी कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्लियर है बेटा इतना। चलिए एक बार फिर से देखेंगे। मैंने आपको बताया कि कुछ किताबों में लिखा होता है, आपका मोस्टली किताबों में जो लिखा होगा आपको यहाँ पे F0 नहीं मिलेगा। ठीक, F0 का
आपका कहीं पर जिक्र नहीं होगा, तो वहां पर आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि अगर किसी पुस्तक में एप्सिलॉन लिखा हुआ है या एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है तो वो दोनों चीजें एक ही हैं, और किसके लिए डिफाइन की जा रही हैं, वो चीजें डिफाइन की जा रही हैं एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम का मतलब आप समझते हैं निर्वात, जहां पर कोई वायु ना हो, एयर यानी जहां पर वायु हो, और फ्री स्पेस का मतलब समझते हैं अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में, वायु में और निर्वात में, इन तीनों स्थानों के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद मैंने बताया आपको कि जो पानी के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो कितना होता है, 7.12 × 10⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है तो उसके लिए हमें कूलाम्स लॉ लेना होगा। F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया कि जो 4 पाई है ये आपका कांस्टेंट है, यानी 1/4 पाई ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं ली गई है। तो हमने एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट साइड में लिया और F को राइट साइड में लिया। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल क्या हो गया, 4 पाई, ये बेटा 4 लिखा हुआ है, 4 पाई क्यू नॉट F इंटू आर स्क्वायर। तो चार्ज की यूनिट मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताई थी कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो यहाँ पे कितने चार्ज लिखे गए हैं, 2 चार्ज लिखे गए हैं, इसलिए कूलाम का स्क्वायर। बल की भी यूनिट मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी क्या होती है, न्यूटन। तो हमने बल की जगह क्या लिया, न्यूटन, और उसका सिंबल बना दिया कैपिटल N। डिस्टेंस की भी यूनिट मैंने आपको बताई थी कि कोई भी डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उसकी यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमने लगा दिया मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बन गई कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे आप याद रखिए, ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुविकल्पी में यानी ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है अब तक कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है। तो ये बात समझ में आ गई बेटा, क्या सभी को ये क्लियर। इसके आगे चलें, सभी लोग बताइए कमेंट में, क्या इसके आगे चलें, क्लियर हो गया इतना। बेटा जल्दी बताइए, इसके आगे स्टार्ट किया जाए अगला टॉपिक। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, यानी वैद्युतशीलता और सापेक्ष वैद्युतशीलता में संबंध क्या होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया अभी अभी कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये माध्यम पर डिफर करता है, यानी माध्यम जैसा होगा वैसे वैसे ही एप्सिलॉन नॉट का मान बदलता जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले निर्वात या वायु के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसके बाद में दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे कि माध्यम में कैसे इसकी वैद्युतशीलता होती है और किसी भी निर्वात या वायु में इसकी वैद्युतशीलता के बीच में हम संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए क्या होगी इसकी वैद्युत बल के अकॉर्डिंग F नॉट। मैंने बताया जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा है वहाँ पे F नॉट लगाएंगे। तो F नॉट इज इक्वल 1
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज़ सबको दिखाई दे रही है कि एफ नॉट इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद में किसी भी माध्यम के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यम के लिए, तो कोई भी माध्यम ले लेंगे हम, पानी ले लेंगे, ग्लास ले लेंगे, और सबके लिए एप्सिलॉन नॉट का मान अलग होगा। और जैसे जैसे एप्सिलॉन नॉट का मान बदलेगा वैसे वैसे बल का भी मान बदलेगा। कैसे बदलेगा अभी मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। यहाँ पे नया सूत्र लिखेंगे FM, और FM का मतलब है, M का मतलब है मीडियम। यहाँ पे लिख लीजिए FM इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे अब EM का मतलब क्या है, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता। यानी कि अगर ये माध्यम पानी में लिया गया है तो पानी में इसकी वैद्युतशीलता, जैसे मैंने अभी आपको मान बताया था कि पानी में वैद्युतशीलता का मान कितना होगा, तो 7.12 × 10⁻⁻10 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैद्युतशीलता का मान बदलता रहेगा। कभी वायु में कहेगा, कभी जल में कहेगा, कभी ग्लास में कहेगा, कभी फाइबर में कहेगा, कभी लोहे में कहेगा, कभी तांबे में कहेगा। तो सबके लिए इस वैद्युतशीलता का मान परिवर्तित होता रहता है, और जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसी न्यूमेरिकल के आगे उस वैद्युतशीलता की वैल्यू दी होती है। तो FM इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन M क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग मान लेंगे ऊपर वाले को समीकरण नंबर 1, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब किसी भी एक समीकरण से दूसरे समीकरण को डिवाइड करा दीजिए, चाहे पहले से दूसरे को डिवाइड करा दीजिए या दूसरे से पहले को डिवाइड करा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी समीकरण 1 से समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगा आपका F नॉट अपॉन FM इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद अपॉन नीचे वाले की वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन M क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। तो क्यू नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा F नॉट अपॉन FM। ये बात समझ में आ रही है। इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 2 लिया, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड किया, उसके बाद में जो वैल्यू कैंसिल हुई है उसे हमने कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे दिखाया F अपॉन F नॉट इज इक्वल, जो हमारी बची हुई वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन M, यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता। तो फिर से देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब ये जो एप्सिलॉन है यानी कि मध्यम वालों का गुणा एक साथ, यानी बीच के जितने भी गुणज हैं उनका गुणांक एक साथ लिया जाएगा, और ऊपर और नीचे के जितने भी गुणज हैं उनका गुणांक एक साथ लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा F नॉट अपॉन FM इज इक्वल EM, यानी एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, यानी कि इसी को हम कहते हैं ER। R का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, और M का मतलब है मीडियम। नॉट का मतलब है वायु या निरपेक्ष, वायु या अंतरिक्ष के लिए या फिर किसी भी निर्वात के लिए। तो हम इसे दो अलग अलग फॉर्मूलों में लिख सकते हैं। हम इसे क्या लिखेंगे, F नॉट अपॉन FM इज इक्वल एप्सिलॉन R, और दूसरा तरीका है इसे लिखने का एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल एप्सिलॉन R।
तो ये आपके दो नए सूत्र बन गए हैं कि अगर आपको न्यूमेरिकल कभी पूछा जाए, दो बल दिए हों और आपसे पूछा जाए कि वहाँ पर माध्यम की वैद्युतशीलता का मान बताइए, यानी आपके पास अगर कोई भी दो बल हैं और तीसरी चीज पूछी जाए कि किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता का मान बताइए, तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? F0 अपॉन FM इज इक्वल ER। फिर अगर आपको माध्यम की और निर्वात की इन दोनों की वैद्युतशीलता पता हो और अगर आपसे पूछे कि रिलेटिव परमिटिविटी यानी सापेक्ष वैद्युतशीलता का मान बताइए, तो आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे EM अपॉन E0 इज इक्वल ER। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये सभी चीजें डिफाइन कर लीजिए। F0 क्या है? F0 जो है ये वायु या निर्वात के लिए दो आवेशों का बल है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। FM क्या है? माध्यम के आवेशों के बीच लगने वाला बल। माध्यम कोई भी हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया, वो जल भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है, ग्लास यानी कांच भी हो सकता है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे M का मतलब क्या है? मीडियम, यानी कि माध्यम के आवेशों के बीच लगने वाला बल, माध्यम के आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। इसके बाद EM क्या है और ER क्या है, ये सब भी लिखेंगे। EM यानी एप्सिलॉन M, ये क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। और ER क्या है? यही आपकी है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है ये? रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि सापेक्ष वैद्युतशीलता, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये पूरा डेरिवेशन आपके समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से किसी भी माध्यम की या वायु की या फिर सापेक्ष, यानी अगर आपसे कहा जाए कि निर्वात और वायु के सापेक्ष या फिर किसी भी माध्यम या वायु के सापेक्ष या लोहे या जल के सापेक्ष, इन दोनों की तुलनात्मक वैद्युतशीलता बताइए, तो हम इन समीकरणों का, इन सूत्रों का प्रयोग करके ये सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? तो इसके बारे में छोटी सी एक और जानकारी है कि कब ये बढ़ेगा, कब ये घटेगा, यानी कब FM डिक्रीज करेगा, कब EM डिक्रीज करेगा, ये सब बातें आपको बतानी है। तो इतना टॉपिक क्लियर हो गया? कुछ कमेंट है? सर जी आ ही नहीं रहा कुछ। EH कहाँ पे? बेटा जितनी भी जगह पे आपको M दिख रहा है, ध्यान से देखिए मेरी उंगली को, जितनी भी जगह पे मैंने M लिखा हुआ है वो आपका FM यानी किसी भी माध्यम के बीच दो आवेशों पर लगने वाला बल है। फिर मैंने जहां पे नॉट लगाया है, चाहे एप्सिलॉन नॉट हो और चाहे F के नीचे नॉट लिखा हो यानी 0 बना हो, तो ये आपका है किसी भी निर्वात के लिए या वायु के लिए या अंतरिक्ष के लिए लगने वाला बल या उनके बीच की वैद्युतशीलता। और अगर रिलेटिव परमिटिविटी आपको देखनी है तो उसके आगे मैंने R बनाया हुआ है यानी सापेक्ष वैद्युतशीलता। तो ये ER और EM एप्सिलॉन नॉट के बीच भी संबंध है, FM अपॉन F0 और ER के बीच भी संबंध है, जो मैंने आपको नीचे अलग अलग लिख के दिखाया है कि FM F0 इक्वल ER और EM E0 इज इक्वल ER, ये दोनों संबंध आपको दिखाए गए हैं। तो E जो है वो एप्सिलॉन है, जो मैंने अभी आपको स्पेलिंग सहित लिख के बताया था, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एप्सिलॉन लिखा हुआ है और एप्सिलॉन नॉट की स्पेलिंग लिख लीजिए EPSILON, ये आपका एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन के आगे हम नॉट लगाते हैं या फिर मीडियम लगाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। अगर नॉट लगा हुआ है तो उसका तात्पर्य है कि वो चीज निर्वात या वायु के लिए कही जा रही है, और अगर EM यानी माध्यम लिखा हुआ है तो वो किसी भी माध्यम के लिए कहा जा रहा है, या फिर वो जल होगा या फिर वो कांच होगा
ER बेटा कांस्टेंट नहीं होता, ये जो है ER, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये नियतांक नहीं होती, ये माध्यम के अकॉर्डिंग और निर्वात की वैद्युतशीलता के बीच बदलती रहती है। कहाँ से आया, चलिए देखिए कहाँ से आया ये समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं ER कहाँ से आया। चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास दो समीकरण आए थे, क्या क्या आया था, F0 अपॉन FM इज इक्वल, क्या बचा था हमारे पास, EM अपॉन E0 यानी एप्साइलन M अपॉन एप्साइलन नॉट, यही समीकरण बचा था। इसको यहाँ से इरेज कर दीजिए। आपके कहने का तात्पर्य है कि ये ER कहाँ से आ गया था, जो हमारे दो समीकरण कैंसिल होने के बाद बचे थे उसमें से किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता का अनुपात बटे निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं सापेक्ष वैद्युतशीलता की, सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता ये क्या है, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं, सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्साइलन R से क्या बना है, ये एप्साइलन R से प्रदर्शित करते हैं, एप्साइलन R से प्रदर्शित करते हैं। अब बात समझ में आई कि इन दोनों का अनुपात ही क्या है, ER है, सापेक्ष वैद्युतशीलता। या फिर इसको दूसरे प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इसकी परिभाषा एक नहीं है, जैसे मैंने ये दोनों इसके अकॉर्डिंग परिभाषा दी है, आप बल के अनुसार भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं, यानी कि किसी भी निर्वात पर लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। ये दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने, इसी के बराबर मैंने लिखा था आपका एप्साइलन R। क्या लिखा था मैंने इसके इक्वल में, एप्साइलन R। तो आप चाहें तो इन दोनों के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा बना सकते हैं या फिर बलों के अकॉर्डिंग भी इनकी परिभाषा बना सकते हैं। तो मैंने किसके अकॉर्डिंग बनाई, एप्साइलन नॉट और एप्साइलन M यानी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के बीच मैंने परिभाषा बनाई और आपके सामने बोर्ड में लिख दी है कि किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्ष वैद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और इसे किससे डिफाइन करते हैं, ER से डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ गई, बात कर दो, पढ़ा रहा है, बात समझ में आ गई, आगे चलें, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बताइए। क्लियर बेटा, अनुज, अनुपम, विमलेंद्र, सबको क्लियर हो गया? अगर सबको क्लियर हो गया है तो आगे चलें। क्यों बेटा, ये समझ में आया, EM अपॉन E0 इज इक्वल ER कहाँ से आया, F0 अपॉन FM, ये सब कहाँ से आया? कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। ठीक बेटा, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चलें। क्लियर सबको? अब इसके आगे चलते हैं कि कब
ये मैक्सिमम होगा और कब ये मिनिमम होगा। तो देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने सूत्र में इसे बहुत सावधानी से देखा है कि कब हमारा F0 का मान अधिक हो सकता है और कब हमारा E0 का मान यानी एप्सिलॉन नॉट का मान अधिक हो सकता है। तो हम दोबारा से समीकरण लिखेंगे और दोबारा से इसे ध्यान से देखेंगे कि कब ये अधिक होगा और कब ये कम होगा। बात समझ में आई? तो इसके लिए हमें दोबारा से इसे ध्यान से देखना है कि कब ये अधिक होगा और कब ये कम होगा। अब देखिए ध्यान से, हम समीकरण लिखेंगे F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये दिख रहा है आपको? अब अगर ये दिख रहा है तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि F प्रोपोर्शनल 1/एप्सिलॉन नॉट, F प्रोपोर्शनल 1/एप्सिलॉन नॉट। और अभी अभी मैंने क्या बताया था कि जहां पे नॉट लगा हो उसको हम F0 मानते हैं। बात समझ में आई? यानी कि अगर एप्सिलॉन नॉट का मान अधिक होगा, अगर एप्सिलॉन नॉट का मान अधिक होगा तो F0 का मान घटेगा। यानी कि अगर हम एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ाएंगे तो F0 का मान घटेगा। यानी किसी भी माध्यम में अगर हम उसके माध्यम को डिफर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी जैसे जैसे हम उसके माध्यम को चेंज करेंगे तो उसके माध्यम में जो उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र होता है वो अपने आप को क्या करने लगता है, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, यानी अपने आप को थोड़ा सा कमजोर समझने लगता है। जैसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, जैसे जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति बात करने लगता है तो उनके बीच की जो बातचीत होती है उनमें क्या आती है, थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार अगर कोई दो चार्ज रखे हैं, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q0, दो चार्ज रखे हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक स्लाइड रख दें, एक कागज का टुकड़ा रख दें, तो अभी तक जो रिपल्शन फोर्स इनके बीच में लग रहा था उतनी तेजी से रिपल्शन फोर्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? यानी अगर कोई Q है और दूसरा Q0 है, अगर इन दोनों के बीच में हम कोई स्लाइड रख दें, कांच की स्लाइड रख दें या फिर कुछ और दूसरा पदार्थ रख दें, जल रख दें, तो इनके बीच जो लगने वाला रिपल्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब जैसे ही वो फोर्स कमजोर हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट का मान प्रभाव पड़ेगा। अब अगर एप्सिलॉन नॉट के मान में प्रभाव पड़ा तो F0 के मान में भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इससे एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? यह निष्कर्ष निकलेगा कि एप्सिलॉन m यानी एप्सिलॉन m इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मीडियम में किसी भी प्रकार की वैद्युतशीलता का मान अधिक हो जाएगा तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी F0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Fm। यही तो निष्कर्ष निकलेगा यहाँ से कि अगर आप एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ाएंगे तो F0 का मान घटेगा। तो अगर आप एप्सिलॉन m का मान घटाओ तो ये बढ़ेगा भी। तो अगर ये सबसे अधिक है तो यहाँ पर इसका मान कमज़ोर हो जाएगा, और अगर इसका मान बढ़ रहा है तो बल का मान कमज़ोर हो जाएगा। दोनों में से एक को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरे में क्या आएगी, कमी आएगी। ये बात आपको समझानी थी, समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया? क्योंकि ये डिवाइडेशन में है, अपॉन में लिखा हुआ है। तो अगर ये अपॉन में लिखा हुआ है तो अगर इसकी वैल्यू को आप बढ़ाते जाओगे तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कमजोर हो जाएगा, और अगर बल को बढ़ाओगे तो वैद्युतशीलता का मान कमजोर हो जाएगा। तो ये निष्कर्ष लिखा हुआ है यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट को अगर बढ़ाएंगे तो F0 का मान घटेगा, और अगर इसे माध्यम में रख देंगे तो माध्यम प्रबल होता है। अब अगर माध्यम रख रहे हैं तो माध्यम में वैद्युतशीलता का मान सदैव ज्यादा होगा एप्सिलॉन नॉट से। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वायु के लिए है, निर्वात के लिए है। अब F0 का मान सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान वहां पर निश्चित था, लेकिन माध्यम के लिए निश्चित नहीं है, इसलिए माध्यम के लिए सदैव बल का मान घटेगा। बात समझ में आई? इतना क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए।
कमेंट करके बताइए बेटा, इतना क्लियर हो गया? क्यों बेटा? चलिए अब आगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी परिभाषा, डिफिनीशन, यूनिट, ये सब जानेंगे। और ड्यू टू पॉइंट चार्ज उसका फॉर्मूला क्या आएगा, उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये सब जानेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डालेंगे और जो बच्चे नोट्स बनाते हैं वो वीडियो को पॉज करके या लाइव क्लास समाप्त होने के बाद में वो अपनी नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसे हम बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने एक फार्मूला लिखूंगा, E इज इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट हमने क्यों लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यू नॉट हमने क्यों लिया। यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। यहाँ पे एक चार्ज लिया हमने स्मॉल q और यहाँ पे हमने एक चार्ज लिया Q नॉट। Q नॉट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी चार्ज, यानी ये इतना सूक्ष्म आवेश है कि ये अपना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता अपेक्षाकृत Q के। Q क्या है? प्रबल चार्ज है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। Q नॉट क्या है? ये Q नॉट जो है आपका, ये एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल चार्ज, यानी कि परीक्षण आवेश बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश का मान सदैव बाकी के सभी आवेशों से बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो अगर ये Q है और ये Q नॉट है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। अब कहा जाए कि अगर जो Q है इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखता है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। अब Q प्रबल आवेश है, तो प्रबल आवेश के सामने Q नॉट को अगर हम रख देंगे तो इसके अकॉर्डिंग इसका रिपल्शन फोर्स बहुत अधिक होगा। क्या हो जाएगा? Q का प्रतिकर्षण बल बहुत ही अधिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? जो प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है वो किस पर लग रहा है? Q नॉट पर लग रहा है। अभी तक बच्चे परेशान होते थे कि जो किताबों में लिखा होता है वो Q नॉट ही नीचे क्यों लिखा होता है। तो Q नॉट इसीलिए नीचे लिखा होता है क्योंकि Q नॉट एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज है और Q की तुलना में इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और वैल्यू कम होने के कारण Q का प्रतिकर्षण बल सबसे अधिक लगता है। तो जब Q का प्रतिकर्षण बल सबसे अधिक लगेगा, इसीलिए Q नॉट पर बल लग रहा है, इसीलिए F ऊपर है और Q नॉट नीचे है। तो Q प्रबल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अब बात समझ में आई? अब मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा आपके सामने। तो वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन ध्यान से देखिए, इसे याद नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन की डिफिनीशन होती है। एकांक धनावेश, क्या है बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने क्या लिखा? एकांक धन आवेश पर लगने वाले, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एकांक
धनावेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट डिफिनीशन है इसकी और आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया E = F/Q0, तो F क्या है? एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर लगने वाला फोर्स है और Q0 क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी यहाँ से यूनिट बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग यूनिट और उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे E = F/Q0। F की यूनिट क्या होती है आप सभी को पता है, क्या होती है? फोर्स की न्यूटन। और Q0 की यूनिट क्या होगी? चार्ज है तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम। तो यूनिट क्या बन गई? N/कूलाम। यही क्या है? इसकी SI यूनिट है। अब आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? डायमेंशन निकालने के लिए आपको सिर्फ इसके यूनिट की आवश्यकता होगी। तो हम अगेन इसका फॉर्मूला लिखेंगे E = F/Q0 और इसका केवल सिंबल लिखेंगे। न्यूटन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल N और कूलाम का सिंबल क्या होता है? कैपिटल C। अब ध्यान से देखिए, आज से पहले आपने बहुत से फॉर्मूले पढ़े होंगे फोर्स के लिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन F = m/a, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बल की यूनिट होती है तो इसी के नीचे लिखेंगे हम न्यूटन। ये न्यूटन किसके समतुल्य है? द्रव्यमान यानी किलोग्राम। द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। यहाँ पे लिखा है गुणे त्वरण, तो त्वरण की यूनिट क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी न्यूटन। डायमेंशन को बेटा हम लोग कहते हैं विमा, यानी कि यूनिट आपकी राशि होती है, उसकी राशि की हम डायमेंशन निकालेंगे यानी विमा निकालेंगे। तो इस राशि की यूनिट सबसे पहले निकाली। यूनिट निकालने के बाद में हम इसकी विमा निकालेंगे। तो विमा के लिए हमने सूत्र लिया E = F/Q0 और ऊपर जो हमने सूत्र लिखा था उसका केवल हमने सिंबल लिया कैपिटल N/C। N क्या है? न्यूटन और C क्या है? कूलाम। ये मैंने ऊपर लिख रखा है, इसकी स्पेलिंग भी लिख रखी है N/कूलाम की, और यहाँ पे केवल सिंबल लिया है N/कूलाम। अभी मैं इसी के आगे डायमेंशन भी लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया है कि फोर्स किसके समतुल्य होता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया F = m/a। इसके अतिरिक्त एक और फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग, F = mg। दोनों से यूनिट सेम आएगी क्योंकि एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का त्वरण होता है और g जो है वो पृथ्वी का त्वरण होता है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, लेकिन दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। तो हम न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है? कूलाम। तो चार्ज, मैंने आपको बताया था चार्ज किसके बराबर होता है? धारा गुणे समय। तो धारा और समय इसकी यूनिट, तो कूलाम की यूनिट क्या होती है? सॉरी, क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो यहाँ पे लिख दीजिए कूलाम। और ये किसके समतुल्य होगा? धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एम्पियर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेकंड। अब आपको पूरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि हम न्यूटन को किसके बराबर लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कूलाम को किसके बराबर लिख सकते हैं? एम्पियर गुणे सेकंड। तो यहाँ पर आप न्यूटन की जगह उसकी यूनिट को लिखेंगे। तो न्यूटन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपॉन कूलाम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एम्पियर गुणे सेकंड। तो ये दोनों चीजें हमने लिख दी। अब ध्यान से देखिए, ये सेकंड स्क्वायर नीचे है तो ये नीचे आ जाएगा, तो हम इसी के आगे लिख देंगे इसको किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर सेकंड क्यूब। बात समझ में आई? तो हमने इसको लिख दिया। अब इसको हम डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको 11th की क्लास में बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा कि किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल M। और मीटर को क्या लिखेंगे? मीटर को हम लोग लिखेंगे कैपिटल L। और एम्पियर को क्या लिखेंगे? एम्पियर को हम लोग लिखेंगे कैपिटल A।
और सेकेंड को क्या लिखेंगे, सेकेंड को हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी। ये बात समझ में आई? तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप इसको लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे आप कैपिटल एम, फिर लिखेंगे कैपिटल एल और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद नीचे एम्पियर को आप लिखेंगे कैपिटल ए और सेकेंड को लिखेंगे कैपिटल टी और उसमें क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब लगा देंगे, तो ये आ गया आपका एम एल अपॉन ए टी क्यूब। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो इसे लिखने का सही तरीका आपको 11th की क्लास में बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसको जो लिखने का तरीका होता है तो सबसे पहले द्रव्यमान लिखा जाता है, उसके बाद दूरी लिखी जाती है, उसके बाद समय लिखा जाता है, उसके बाद धारा लिखी जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसे सही तरीके से लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसी के आगे क्या लिखेंगे हम इसे, कैपिटल एम कैपिटल एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ये आपका कन्वर्जन हो गया डायमेंशन में। तो आप इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे भी इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं कहता कि हमारा चैनल आगे बढ़े या हमें इससे कोई लाभ है, हम सिर्फ ये इसलिए कहते हैं कि शिक्षा पर सभी का अधिकार होता है और शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। तो जितना हो सके अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने पहचानने वालों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें, ताकि दूसरे बच्चे भी वीडियो को देख करके लाभ पा सकें। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है।